Hello to all my viewers and subscribers. Welcome to SA Commerce Zone. Sakshi Agrawal here. Today's topic about discussion is debt market. What is debt market? Debt market are the markets for issuance, trading and settlement of various types and features of fixed income securities. अब डेप्ट मार्केट इंडिया में की बात करें तो इंडिया में डेप्ट मार्केट टू सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, सेकंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो इट कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एंड सो ऑन. कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो फर्स्ट ये प्राइवेट कंपनी इशू करती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ PSU बॉन्ड, डिवेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सो ऑन. अब बात करें डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तो इसको याद करने के लिए क्या मेमोरी ट्रिक है, दैट इज FDIB. F फॉर फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स, D फॉर डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट, I फॉर इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड एंड B फॉर बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट. अब फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें दो आते हैं, फर्स्ट डिपॉजिट एंड सेकंड फिक्स्ड डिपॉजिट. तो डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट सर्व एज अ मीडियम ऑफ सेविंग and it a means of payment and plays a very important variable in the national economy. A bank basically has three types of deposit, that is time deposit, saving deposit and current account. फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? दीज आर दी टर्म्स एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ दी NBFC एंड बैंक. लेकिन डिफरेंस क्या है? जो डिपॉजिट NBFC ऑफर करती है वो इंश्योर नहीं होता है, वेयर एज द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट बैंक आर इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1 lakh. अब D for derived instrument. Derived instrument are the instruments which cannot derive its value by itself but from some other underlying assets. तो इसमें तीन आते हैं, मॉर्गेज बॉन्ड्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स. मॉर्गेज बॉन्ड्स की बात करें तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि बॉन्ड्स के अगेंस्ट में कुछ हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग मॉर्गेज बैक बॉन्ड्स इज अ क्वालिफाइड टर्म डेब्ट ऑफरिंग. Every issue of such bonds is backed by a pledged collateral. अब बात करें पास थ्रू सर्टिफिकेट की तो पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है? व्हेन मॉर्गेज आर पूल्ड टुगेदर एंड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द पूल आर सोल्ड, पास थ्रू सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड. थर्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है विद अ टेन्योर नॉट एक्सीडिंग 90 days. और जो इंटरेस्ट इस पर डिटरमाइन होता है वो कैसे? दो बैंक्स मिलके डिटरमाइन करता है. अब बात करें आई फॉर इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स. इसमें दो आते हैं, कूपन बॉन्ड्स एंड ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स. कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है? कूपन बॉन्ड्स टिपिकली पे इंटरेस्ट पीरियोडिकली एट द प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कूपन रेट किसको बोलते हैं? द एनुअल रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड इज नोन एज कूपन रेट. अब बात करें ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स की तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है, और ये डिस्काउंट पे हम लोग इशू करते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं. फैचेस नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पीरियोडिकली इंटरेस्ट नहीं होता है एंड इज रिडीम एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी. फॉर एग्जांपल हम 90 में इशू किए और रिडीम करेंगे 100 पे. अब बात करें लास्ट बी फॉर बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट. बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? देयर आर सर्टेन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेयर द फिक्स्ड इनकम अर्न इज बेस्ड ऑन अ बेंचमार्क, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स. तो ये इसका बेंचमार्क क्या है? आर बेंचमार्क टू आइदर दी लाइबोर और मेबोर. लाइबोर मीन्स लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट. अब बात करें इन्वेस्टर्स इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तो इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं? बैंक, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, FPI, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रस्ट. तो ये सब इन्वेस्टर्स हैं. अब बात करें डेब्ट मार्केट इंटरमीडियरीज पार्टिसिपेंट्स की तो दो हैं इंटरमीडियरीज, प्राइमरी डीलर्स और ब्रोकर्स. प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? प्राइमरी डीलर्स आर द इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरीज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. इनका दो काम होता है, फर्स्ट they act as an underwriter in primary market, second market maker in the secondary market. अब बात करें ब्रोकर्स की तो ब्रोकर्स plays an important role in the secondary debt market by bringing together counterparties and negotiating terms of trade. अब बात करें डेब्ट मार्केट की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब डेब्ट मार्केट को कौन कौन रेगुलेट करता है? तो फर्स्ट RBI, सेकंड सेबी एंड थर्ड अदर रेगुलेटर्स. तो RBI
क्या फर्स्ट इट क्लोजली मॉनिटर्स, सेकेंड मेन रेगुलेटर होता है मनी मार्केट का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेपो रेट और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के लिए, एंड लास्ट इट मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट एंड इशू न्यू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेबी का क्या रोल है, तो इट कंट्रोल कॉर्पोरेट वेयर एंटिटीज रेज मनी थ्रू पब्लिक इशू। अदर रेगुलेटर आरबीआई और सेबी को छोड़ के अगर बात करें तो देयर आर सेवरल अदर रेगुलेटर्स स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। अब बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तो क्या हम लोग जब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग को दो पढ़ना है। फर्स्ट सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 एंड सेकंड 2008। 2009 की बात करें रेगुलेशन 2009 की, तो ये सब कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। थर्ड डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, डेट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फोर्थ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू, डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करेगा, मर्चेंट बैंकर सबमिट करेगा। लास्ट क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब बात करें ऑब्लिगेशन क्या होती है डिबेंचर ट्रस्टी की, तो फर्स्ट डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो सारी ड्यूटीज़ और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा जो सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993 में दिया हुआ है। वो जो है जितने भी मटेरियल इवेंट्स हैं उसको डिस्क्लोज करेगा, और वो जितनी भी कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो रही है उसको सुपरवाइज करेगा। और जो भी डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फर्निश करता है एज पर दी रेगुलेशन और द ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू। तो ये सब ऑब्लिगेशन है डिबेंचर ट्रस्टी की। अब बात करें रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका क्या मतलब हुआ, पार्टली कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक पोर्शन कन्वर्टेबल होता है, एक पोर्शन नॉन कन्वर्टेबल होता है। तो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन का रोल ओवर मीन्स एक्सटेंड द ड्यू डेट। तो ऐसे नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो अगर लिस्टेड इशूअर अगर इशू कर रहा है और जिसकी वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर उसको हम रोल ओवर करवाना चाह रहे हैं तो हमें कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम रोल ओवर करा सकते हैं। फर्स्ट 75% ऑफ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब एसआर पास होगा। सेकेंड नोटिस देना पड़ेगा सारे होल्डर्स को ऑफ कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर्स को। एंड थर्ड, अगर जो इशूअर जो हैं जो अगर रेडी नहीं है रोल ओवर के लिए तो उनका मतलब जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है तो वो रिडीम हो जाएगा। एंड लास्ट क्रेडिट रेटिंग जो है हमें वो ऑब्टेन करना पड़ेगा किसी भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन। उसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा जितने भी होल्डर्स है कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के बिफोर द रोल ओवर। तो ये सब कंडीशन हो गई। अब बात करें कंडीशन एज पर दी सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 की। 2009 की कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, 2008 में क्या कंडीशन अगर डेप्ट सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं तो जो इशूअर है, जो पर्सन इन कंट्रोल है, प्रमोटर डायरेक्टर, ये सब जो है प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए सेबी से कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को असेस ना कर पाएँ या डील ना कर पाएँ। इशूअर जो है कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज चूज़ करेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेगा फॉर मोर देन वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और इशूअर जो है वो डेब्ट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग लोन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एनी पर्सन। और ऑफर डॉक्यूमेंट जो वो इशू करेगा उसमें वो सारे मटेरियल डिस्क्लोजर रहेंगे। और जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो सेबी को भी देगा ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। और इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर ये इंश्योर करेंगे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रहे हैं वो एक एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ इशू कर रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 75% होना चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आ पा रहा है तो हम लोग को 12 दिन के अंदर रिफ़ंड करना होता है। अगर 12 दिन के ऊपर है तो 15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जो भी अगर हम सिक्योरिटी कोई चार्ज कर रहे हैं तो वो भी हम ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। और जो भी इशू प्रोसीड हो रहा है वो एस्क्रो अकाउंट में तब तक रखेंगे जब तक हम लोग डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब फॉर अंटिल द डॉक्यूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो हम सिक्योरिटी क्रिएट किए हैं जब तक हम उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं तब तक हम इशू जो भी प्रोसीड है उसको हम एस्क्रो अकाउंट में रखते हैं। अब बात करें राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, मतलब हम अगर मैच्योरिटी के पहले रिडीम करना चाहते हैं तो ये राइट जो है 24 मंथ के पहले हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं।
और अगर एक्सरसाइज करें तो 21 डेज़ की नोटिस देना पड़ता है, और स्टॉक एक्सचेंज को कॉपी प्रोवाइड करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है न्यूज़पेपर में, इंडियन नेशनल डेली। और जो रिडम्पशन अमाउंट है वो हम लोग को 15 दिन के अंदर, जिस दिन भी राइट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, मतलब रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी का, तो उसके 15 दिन के अंदर जो है हमें रिडम्पशन अमाउंट दे देना है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो डिले पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होता है 15% पर एनम। अब बात करें रिडम्पशन एंड रोल ओवर की, तो रोल ओवर की जैसे बात किए थे वो हम बता रही हैं, एक्सटेंड दी ड्यू डेट। तो अगर इशूअर डेब्ट सिक्योरिटीज़ को रिडीम करना चाहता है तो उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करेगा, 21 डेज़ की नोटिस देगा। अब डेब्ट सिक्योरिटीज़ रोल ओवर की बात करें तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन को फुलफ़िल करना हमको ज़रूरी होता है। फर्स्ट एसआर पास करना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग ऑप्टिंग करना पड़ेगा, और उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और फ्रेश ट्रस्ट डीड शैल बी एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ रोल ओवर, और एक्सिस्टिंग डीड कैन बी कंटिन्यूड। या तो हम फ्रेश ट्रस्ट डीड बनाएं या तो एक्सिस्टिंग को ही कंटिन्यू करें। और मैंडेटरी लिस्टिंग, तो मैंडेटरी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम बता ही चुके हैं कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी, अगर वो कोई भी अगर पब्लिक इशू ला रही है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होता है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें कंडीशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट की, पब्लिक इशू की तो हम लोग बात कर लिए क्या क्या होता है, कि मतलब प्रोस्पेक्टस में देंगे, एवरेज फॉर्म होता है, ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ये सब कंडीशन है, जितने भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं उसको कंप्लाई करना होगा, क्रेडिट रेटिंग लेना होगा एटलीस्ट 1 रेटिंग एजेंसी से, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डीमेट्रोलाइज फॉर्म में होगा। और अगर एप्लीकेशन जो है हम एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज को दी है तो किसी एक को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज़ करेंगे। और जितने भी डिस्क्लोजर हैं वो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में एज़ पर दी शेड्यूल 1 वो हम डिस्क्लोज करेंगे। अब बात करें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स नाम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करती है, क्यों करती है? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड प्रोजेक्ट्स, वाटर सीवेजेस एक्सेट्रा, और ये सब टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, इससे कोई टैक्स नहीं लगता है। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में पब्लिक इशू की बात करें, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है? तो फर्स्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में हमें डिस्क्लोज करना होगा 75% होना चाहिए। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो हम 12 डेज़ के अंदर रिफ़ंड करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 15% की जगह यहाँ पे 10% पर एनम है फॉर द डिलेड पीरियड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड कीप डूइंग।